नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बिहार की। एक ऐसी जमीन जिसके बारे में सुनते ही हमारे जहन में कई तरह की तस्वीरें बनती हैं। लेकिन आज हम उन तस्वीरों से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और बिहार के उस गहरे इतिहास और उसकी असली पहचान की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। बिहार शब्द निकला है संस्कृत के विहार से, जिसका मतलब होता है मठ। ये नाम ही ना इसकी पूरी कहानी की एक झलक दे देता है। हमें उस दौर में ले जाता है जब ये धरती बौद्ध विहारों से भरी हुई थी, मतलब ज्ञान और ध्यान का दुनिया में सबसे बड़ा सेंटर थी। पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। अध्यात्म की ये शांत भूमि सिर्फ साधुओं और मठों तक ही सीमित नहीं थी। इसी मिट्टी ने दुनिया को पावर और गवर्नेंस का, मतलब शासन का, एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। और ये जो विरोधाभास है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, एक तरफ बिहार में था वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, जिसे दुनिया का पहला रिपब्लिक माना जाता है, जहां लोग मिलकर फैसले लेते थे। और वहीं दूसरी तरफ इसी जमीन से उठा मगध का साम्राज्य, भारत का पहला विशाल साम्राज्य, जिसने पाटलिपुत्र से बैठकर पूरे उपमहाद्वीप को एक कर दिया। एक ही मिट्टी और शासन के दो इतने अलग, इतने शक्तिशाली विचार। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और बिहार के उस सुनहरे दौर में गोता लगाते हैं जब ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का धड़कता हुआ दिल था। ये टाइमलाइन सिर्फ तारीखें नहीं, ये बिहार की महागाथा है। जरा सोच कर देखिए, मगध के उदय से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के अखंड भारत तक। फिर यहीं से सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और तो और भारत का गोल्डन एज कहा जाने वाला गुप्त साम्राज्य भी यहीं से शुरू हुआ। ये सब बिहार की जमीन से हो रहा था। लेकिन फिर एक काला अध्याय भी आया, जब बख्तियार खिलजी ने ज्ञान के इन महान मंदिरों को जला के राख कर दिया। और जब ज्ञान के मंदिरों की बात हो तो नालंदा का नाम सबसे पहले आता है। ये कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं थी। समझिए, ये उस जमाने की हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड थी। दुनिया का पहला रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय, जहां चीन, कोरिया, तिब्बत, कहां-कहां से लोग पढ़ने आते थे। विक्रमशिला भी था। और ये कैसे भूल सकते हैं कि जीरो का कॉन्सेप्ट देने वाले आर्यभट्ट और पॉलिटिकल साइंस की पूरी किताब अर्थशास्त्र लिखने वाले चाणक्य दोनों ही इसी मिट्टी की देन हैं। इतिहास तो शानदार था, लेकिन किसी भी जगह की कहानी उसके भूगोल के बिना अधूरी है। तो देखते हैं कि इस जमीन की बनावट ने कैसे इसकी किस्मत लिखी है। गंगा नदी बिहार को समझिए बीच से दो हिस्सों में काट देती है। उत्तर बिहार, जो हिमालय से आने वाली नदियों की वजह से बहुत उपजाऊ है, पर हर साल बाढ़ का भयानक कहर भी झेलता है। और वहीं दूसरी तरफ है दक्षिण बिहार, जो थोड़ा पठारी इलाका है और अक्सर सूखे की मार झेलता है। मतलब एक ही राज्य में एक तरफ पानी का प्रलय तो दूसरी तरफ पानी की कमी की चुनौती। और जब भी बाढ़ की बात होती है ना, तो एक नाम है जो डर पैदा करता है, कोसी। इसे बिहार का शोक ऐसे ही नहीं कहते। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी बदनाम है कि हर साल अपने साथ तबाही का एक नया मंजर लेकर आती है और लाखों जिंदगियों को उजाड़ देती है। चलिए अब जमीन और नदियों की बात से आगे बढ़कर यहाँ के लोगों के दिल में झांकते हैं। बिहार की संस्कृति में, इसकी आत्मा में, जो इसकी परंपराओं, कला और त्योहारों में बसती है। अच्छा, एक सवाल है। अगर कोई पूछे कि बिहार की संस्कृति की आत्मा क्या है, वो एक चीज क्या है जो पूरे बिहार को एक साथ जोड़ती है? जवाब एक ही है, छठ पूजा। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक एहसास है, एक महापर्व है। ये बिहार के लोगों की आस्था, अनुशासन और प्रकृति से जुड़ाव का सबसे बड़ा उत्सव है। और इस महापर्व की जो रस्में हैं, वो अपने आप में बहुत खास हैं। पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास। और सबसे अनोखी बात यह है कि शायद ये दुनिया का इकलौता त्योहार है जिसमें पहले डूबते हुए सूरज को और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। सोचिए, कोई मूर्ति नहीं, कोई पंडित नहीं, सीधा इंसान का प्रकृति से, सूरज से कनेक्शन। बिहार की कला भी उतनी ही गहरी और रंगीन है। पूरी दुनिया में मशहूर मधुबनी पेंटिंग को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि उंगलियों, टहनियों और कुदरती रंगों से रचा गया एक जादू है। फिर भागलपुर की मंजूषा कला है, जिसे स्नेक पेंटिंग भी कहते हैं। और हम भिखारी ठाकुर को कैसे भूल सकते हैं? भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने विदेशिया जैसे नाटकों में उस दर्द को मंच पर उतार दिया जो पलायन करने वाला हर इंसान महसूस करता है। इतिहास और संस्कृति की इस गहरी विरासत से निकलकर अब आते हैं आज के बिहार पर।
एक ऐसी जगह जो विरोधाभासों से भरी है लेकिन जिसमें असीम क्षमताएं भी हैं। ये नंबर देखिए, 1106। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है बिहार के हर 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा है। मतलब जमीन और संसाधनों पर दबाव कितना ज्यादा होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस भारी दबाव के बीच एक और कहानी भी है जो इस चार्ट में दिखती है। बिहार की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट देश के एवरेज से कई ज्यादा तेज है। यही तो बिहार का पैराडॉक्स है। एक तरफ चुनौतियों का पहाड़, तो दूसरी तरफ देश में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। और एक और विरोधाभास जो बहुत दिलचस्प है। बिहार को आईएएस फैक्ट्री कहते हैं, देश को सबसे ज्यादा अवसर देने वाला राज्य। लेकिन इसी राज्य से लाखों लोग रोजी रोटी के लिए बाहर भी जाते हैं। शायद इसकी जड़ें इतिहास में हैं, जहां पढ़ाई लिखाई और शासन प्रशासन पर तो जोर रहा, पर शायद उस तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो सबको वहीं पर मौके दे सके। तो आखिर में इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि बिहार की ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है, इसकी मिट्टी से लेकर इसके सितारों तक। बिहार की मिट्टी की बात ही कुछ और है। मिथिला के मखाने से लेकर मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के सिल्क तक, इन सबको मिला जीआई टैग। इस बात का सबूत है कि यहाँ की पैदावार दुनिया में सबसे अलग है। ये बिहार की असली दौलत है। और आखिर में बिहार की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके जेपी आंदोलन से क्रांति लाने वाले जयप्रकाश नारायण तक, शहनाई को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से लेके अपनी कलम में आग रखने वाले राष्ट्रकवि दिनकर तक, और दशरथ मांझी, वो माउंटेन मैन जिसने अकेले अपने दम पर पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया, ये सब लोग बिहार की जिद, जुनून और जज्बे की मिसाल हैं। राष्ट्रकवि दिनकर की ये लाइनें आज के बिहार पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ऐसा लगता है कि सदियों की ठंडी राख के नीचे दबी चिंगारी फिर से सुलग उठी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद ये भूमि एक बार फिर अपने ज्ञान और मेहनत के दम पर सोने का ताज पहनने को तैयार है।